नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र तृतीय, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी, उसके अंतर्गत आने वाली आज से हम इकाई 4 का अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 4 किससे संबंधित है? तो यह इकाई है कंप्यूटर से संबंधित। चूंकि वर्तमान युग डिजिटल युग है, इंटरनेट पर आधारित युग है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह निभाता है कंप्यूटर। आयोग भी चाहता है कि जो व्यक्ति पीएससी में आने वाला है या देश का सेवक बनने वाला है, लोक सेवा में आने वाला है, उसे तकनीकी का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए। उसे कंप्यूटर इतना तो आना चाहिए कि वह अपना दैनंदिनी का काम उससे कर सके, या कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वह उसे पता होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सिलेबस आयोग ने हमें डिसाइड किया है और इस सिलेबस से कहा गया है कि 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 नंबर के प्रश्न कितने होंगे? 3 होंगे। और 5 नंबर के प्रश्न कितने होंगे? 2 होंगे। और 11 नंबर के प्रश्न कितने होंगे? 1 होंगे। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। चूंकि शुरू के आप पेपर देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें 5-5 यूनिटों में 2-2 भागों में डिवाइड किया गया है। भाग 1 और भाग बी, या अखंड आ अखंड बा, उसमें 150 नंबर में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन यदि आप तृतीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो इसे डिवाइड नहीं किया है, इसमें एक ही भाग रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो यूनिट हैं वो कितनी हैं? 10 हैं। अर्थात इन 10 यूनिटों को हम यदि बांटेंगे तो 2 भागों में बांट सकते हैं, 5-5 यूनिटों में। उसी तरीके से हर यूनिट का जो नंबर रखा गया है वह कितना रखा गया है? 30 नंबर रखा गया। अर्थात इनका ब्रिटिश कितना है? 30 नंबर का है। तो सभी यूनिट, सभी इकाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह कंप्यूटर की हो, चाहे वह गणित की हो, चाहे वह फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, साइंस टेक की हो, एनर्जी की हो, या एनवायरनमेंट की हो, या फिर भूगर्भ शास्त्र की हो। तो जितनी भी यूनिटें हैं वो सभी यूनिटें बराबर महत्व रखती हैं, 30 नंबर का महत्व रखती हैं। सभी यूनिटों से बराबर बराबर प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस यूनिट से क्या क्या पूछा जाना है, या इस यूनिट के अंतर्गत हमें किस किस चीज का अध्ययन करना है। तो आयोग ने हमारे सिलेबस में जो चीजें सम्मिलित की हैं, पहले मैं उसे डिस्कस कर देता हूं, फिर हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो आयोग ने सबसे पहले लिखा हुआ है पहले बिंदु में कि कंप्यूटर के प्रकार, कि आखिर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं और उसकी जनरेशन या पीढ़ी कितनी है, या जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। तो इस आधार पे आपको पहला बिंदु पढ़ना है कि कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर विशेषताएं क्या हैं और उसकी पीढ़ी क्या है। दूसरे में लिखा है कि कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी मतलब जहां हम चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी होती क्या है। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनके माध्यम से हम डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, और जिसके माध्यम से जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं या प्राप्त होती हैं, वह इकाइयां जितनी भी हैं, जितनी भी चीजें उसमें उपयोग में आती हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो उनका अध्ययन करना है। फिर स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज जब आप कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं, डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित सूचनाओं में क्या हो सकता है? या चिन्हात्मक हो सकते हैं, या फिर अंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यह अव्यवस्थित होते हैं। तो इनका संकलन होता है, उन्हें हम कहां स्टोर करेंगे, कहां पर उन्हें एकत्रित करके रखेंगे। तो इसके लिए कुछ इकाइयां होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, तो उनका अध्ययन करना है। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? मान लीजिए आप हैं, तो आपका जो शरीर है, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, नाक हैं, जिन्हें हम छू पा रहे हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, वो सभी क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर आपकी आत्मा हो जाएगी, जिसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन इस शरीर को संचालित करने का कार्य क्या कर रही है? वो आत्मा कर रही है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ युक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और कुछ युक्तियां ऐसी होती हैं जो इन युक्तियों को चलाने का कार्य करती हैं, संचालित करने का कार्य करती हैं। तो वो क्या होती हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमें इनका भी अध्ययन करना है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है। साथ ही साथ विंडोज, जिस पर वह काम करता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके उपयोग आपको देखने हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या क्या उपयोग हैं।
तो सिलेबस में क्या क्या लिखा है? पहले बिंदु पर कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं और जनरेशन। दूसरे बिंदु पर लिखा हुआ है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। अगला बिंदु लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की भाषाएं, और भाषाओं में क्या? कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इनका आपको अध्ययन करना है कि ये होती क्या है, किस तरीके से कार्य करती हैं। फिर इंटरनेट और ईमेल की जानकारी आपको प्राप्त करना है, सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस, और साथ ही साथ विभिन्न उपयोगी पोर्टल, साइट्स और वेब पेज। इन सभी का आपको अध्ययन करना है इकाई 4 के अंतर्गत, और इन सभी बिंदुओं से मिलाकर आपके 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, जिनमें मैंने आपको बता दिया है कि 3 नंबर के 3 प्रश्न, 5 नंबर के 2 प्रश्न और 11 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या है? ये पूरा सिलेबस है जो पूछा जाना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो कंप्यूटर के संबंध में कुछ विषय दिए गए हैं, ये थोड़े अव्यवस्थित तौर पर इन्होंने लिखे हैं। इन्हें हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके पढ़ेंगे। कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट करेंगे, आखिरी तक चलेंगे और कंप्यूटर के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में कंप्यूटर क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी इनपुट यूनिट होती हैं, कैसे ये प्रोसेस करता है, कहां पर यह स्टोर करता है, किन भाषाओं में इन्हें ट्रांसलेटर किया जा सकता है, किन भाषाओं पर यह कार्य करता है, और किन युक्तियों के द्वारा यह आउटपुट या हमें डाटा को या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से कार्य प्रणाली बनती है जो एक व्यवस्थित तरीके से आगे चलती रहती है। तो उसे हम धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट के साथ ही ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और विभिन्न उपयोगी पोर्टल, साइट्स और वेब पेज का हम अध्ययन करेंगे। तो क्लियर हुआ, यह सिलेबस आयोग ने आपको प्रदर्शित किया हुआ है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है और यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरीके को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को जान लेते हैं। कंप्यूटर चूंकि अंग्रेजी शब्द है और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। ये युक्ति तो आपको दिखाई दे रही होगी, सब लोग इससे परिचित होंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉनिटर कहलाता है। ये जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये सीपीयू कहलाता है, जिसे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, और यहीं पर सारी चीजें होती हैं। ये इसका दिमाग, मस्तिष्क कहलाता है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कीबोर्ड कहते हैं और ये माउस होता है। तो इस तरीके से एक पूरा संकलन होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, कंप्यूटर की हम परिभाषा देख लेते हैं कि यदि कंप्यूटर की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आप कंप्यूटर में क्या लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक कंप्यूटर होता है और इसकी जो जो विशेषताएं होंगी वही उसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन जाएगी। जैसे कि एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, तकनीकी के आधार पर चलती है। इलेक्ट्रॉनों के आधार से इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसी के आधार पर यह संचालित होती है। और कैसी होती? स्वचालित होती है। इसमें मानव बैठकर इसको नहीं चलाता, इसको बस निर्देश देता है और यह कार्य स्वयं करती रहती है। तो कैसी है? स्वचालित है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये एक एक बिंदु आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कैसी है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो डाटा क्या होते हैं? तो डाटा चिन्हात्मक भी हो सकते हैं, अंकों के आधार पर भी हो सकते हैं, और सूचनाओं का अव्यवस्थित संग्रह होता है। अव्यवस्थित मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए कि मुझे 2 और 2 को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन मैं 2 को भेज दूं, फिर प्रश्न चिन्ह को भेज दूं और फिर 2 को भेज दूं। जैसे ये पहले मैंने अंक भेज दिया, फिर चिन्ह भेज दिया, फिर 2 भेज दिया, ये क्या है? अव्यवस्थित है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इसमें इनपुट डिवाइसों के माध्यम से अंदर स्टोर करेंगे। तो जो अव्यवस्थित सूचनाओं का संग्रह होता है वह क्या कहलाता है? डाटा होता है। और वह डेटा हमें कंप्यूटर में डालने होते हैं। तो क्या करता है? डाटा को स्वीकार करता है। क्यों? जब हम डेटा देंगे तो उसे स्वीकार कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। तो उसे स्वीकार करता है, फिर उसे भंडारित करता है, उसे अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। फिर जो हम उसे निर्देश देते हैं उन निर्देशों के अनुसार वह उसका विश्लेषण करता है कि आखिर हमें इन डेटा का करना क्या है। जैसे मैंने डेटा डाला कि 2, फिर एक चिन्ह डाल दिया धन, फिर मैंने एक अंक डाल दिया 2, तो हमने क्या दे दिया? उसको डेटा डाले अव्यवस्थित तरीके से, फिर उसे निर्देश दिए। निर्देश के माध्यम से क्या है कि हमें इसे जोड़ना है। तो ये क्या करेगा? इसका प्रोसेस करने के बाद इसे जोड़ेगा।
पहले इन डेटाओं का संग्रह करेगा, फिर इन्हें क्या करेगा, इनका विश्लेषण करेगा कि आप आखिर निर्देश दे क्या रहे हैं। फिर आपने जो निर्देश दिए हैं उनका विश्लेषण करने के आधार पर यह विश्लेषित परिणामों के अनुसार इसे निर्गत करेगा, और जो निर्गत करता है उसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। अर्थात 2 और 2 को जोड़कर हमारे सामने एक परिणाम वह उपस्थित कर देगा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई। क्या है कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटाओं को स्वीकार करता है, उन्हें भंडारित करता है, निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण के आधार पर आवश्यकता अनुसार उन्हें निर्गत करता है। जब उन्हें आपको आवश्यकता होगी उनको सूचनाओं के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कर देगा। क्लियर हुआ? परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए तो आपको याद हो जाएगी। क्या करना है हमें, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डेटा को हम फीड करेंगे, स्वयं चलती है, स्वयं प्रोसेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलती है, तो क्या हो जाएगी, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करेगी, स्वीकार करने के बाद उसका भंडारण करेगी, भंडारण करने के बाद उसका विश्लेषण करेगी, और जो विश्लेषण के आधार पर परिणाम प्राप्त होंगे जब हमें आवश्यकता होगी वह उन परिणामों को निकाल के हमारे सामने उपलब्ध करा देगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं उत्पत्ति की, कि क्या कंप्यूटर की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर क्या मूल रूप से हिंदी भाषा का शब्द है? तो नहीं, कंप्यूटर जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्यूट। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता था? गणना करना होता था। क्या होता था? गणना करना। तो इसके आधार पर गणना कंप्यूटर शब्द बना हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर है वह ग्रीक भाषा के कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है, और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की। तो आखिर कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? तो हम लोगों ने अभी आपको चित्र बताया, चित्र तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कार्यप्रणाली को हम समझ लेते हैं। तो कार्यप्रणाली में क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइसों के माध्यम से, इनपुट मतलब क्या करती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डेटाओं को क्या करती हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करती हैं। तो इनपुट डिवाइसों के माध्यम से डेटा क्या हो सकता है, अव्यवस्थित सूचनाओं का संग्रह होता है, जो संख्या में भी हो सकता है और जो चिन्हों के रूप में भी हो सकता है। संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हो सकता है, चिन्ह में प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन इस प्रकार के चिन्ह भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, संख्यात्मक भी हो सकते हैं, चिन्हात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते। तो इनको हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। फिर भेजने के बाद उनका प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है, तो निर्देशों के अनुसार होता है। मतलब आपने मान लीजिए 2 संख्याएं भेजी, जैसे कि 4 और 4, फिर आपने निर्देश दिए कि इन्हें क्या करना है, गुणा करना है कि जोड़ना है कि भाग देना है। आपने निर्देश दिए, उसके अनुसार क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यदि आपने गुणा का बोला तो गुणा करेगा, भाग का बोला तो भाग करेगा, जोड़ने का बोला तो जोड़ेगा, घटाने का बोला तो घटाएगा। निर्देशों के अनुसार क्या कर रहा है, वो उनका प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस के आधार पर फिर इनको क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार आउटपुट देगा। आउटपुट ऐसी युक्तियां होती हैं जो हमें जो निर्देशित, जो संश्लेषित होते हैं, विश्लेषित होते हैं, जो डेटा जो सूचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। तो क्या होता है, इनसे हमें क्या प्राप्त होती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और सूचनाओं की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो सूचनाएं क्या होती हैं, व्यवस्थित डाटाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। और अव्यवस्थित सूचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। तो इस तरीके से दोनों की यदि परिभाषाएं आ जाएं तो आप लिख सकते हैं। तो कार्यप्रणाली आप लोगों को समझ में आई कि क्या होता है, इनपुट युक्तियों के माध्यम से हम डेटा में संख्या और चिन्ह कुछ भी हो सकता है, उनको कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। कंप्यूटर निर्देश के अनुसार उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस में क्या होता है, विश्लेषण होता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट युक्तियों के माध्यम से जो संश्लेषित डेटा होते हैं, जिन्हें सूचनाएं कहा जाता है, वो हमारे सामने प्रदर्शित करता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक या कंपोनेंट्स की। आखिर कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या क्या हैं या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है डाटा। क्या क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसा कि आपका शरीर है वैसे ही कंप्यूटर भी होता है।
जो आपको शरीर में दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, कान दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका शरीर कहलाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर के जो भी अंग, जो भी पार्ट आपको दिख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, वो सभी पार्ट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कीबोर्ड, मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर में कीबोर्ड जिसके माध्यम से हम डाटा को इंक्लूड करते हैं, माउस, मॉनिटर, ये क्या होते हैं? हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। सॉफ्टवेयर, अनुदेशों एवं प्रोग्रामों का समूह, ये क्या होते हैं? जब हम जो अनुदेश देते हैं उनका, और जिन अनुदेशों के माध्यम से कुछ चीजें प्रोग्राम करती हैं, उसको चलाने का काम करती हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अनुदेशों एवं प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात जैसे आपके शरीर के अंदर आत्मा होती है जो आपको यह बताती है कि आपको क्या कार्य करना है और कैसे करना है, और उसके अनुसार ही आपका शरीर कार्य करता है। आपके शरीर से बोलेगा हाथ हिलाना है तो हाथ हिलाया जाता है, आपकी आंखों को बोलेगा देखना है तो आंखें देखती हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो अनुदेश दिए जाते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं, उनके समूह जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और यह कंप्यूटर की क्या होती हैं? आत्मा होती है। डाटा, तो तथ्यों और सूचनाओं का क्या होता है? यह है अव्यवस्थित संकलन होता है। आपके पास जो डेटा होंगे, जो तथ्य होंगे और जो सूचनाएं होंगी, वो जब अव्यवस्थित तरीके से होंगी और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए आप कंप्यूटर के अंदर उन्हें इंक्लूड करेंगे तो उसे ही क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। तो आपको कंप्यूटर के घटक यदि पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, जिसके आधार पर यह कार्य करता है। क्लियर है? यदि और डिटेल पूछी जाए तो और आप लिख सकते हैं, और यदि 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की हेडिंग लिखनी है। चलिए अनुदेश को समझ लेते हैं। अनुदेश क्या होते हैं? कंप्यूटर को दिए गए जो आदेश होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? हम अनुदेश कहते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? अनुदेशों के आधार पर जो समूह बन जाते हैं। अनुदेश अलग अलग होते हैं, जैसे जोड़ने का अनुदेश दे रहे हो, घटाने का दे रहे हो, किस चीज का दे रहे हो, तो उसको ही क्या कहा जाता है? उनके समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कुछ चीजें याद करने वाली हैं, याद रखने वाली हैं, 3 नंबर में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ था? तो 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कहां पर है? कलकत्ता में, वहां पर इसे स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? तो यह है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कलकत्ता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, यहां पर 1956 में इसे स्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, यहां क्या है? स्थापना है, स्थापित कहां किया गया था। यदि प्रयोग पूछा जाए तो प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा था? तो नई दिल्ली का डाकघर था। वह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गया था, पूरे तरीके से कंप्यूटर के द्वारा संचालित हो रहा था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मतलब उस जिले में सभी लोग, लगभग सभी लोग कैसे हैं? कंप्यूटर में परिपूर्ण हैं, कंप्यूटर में साक्षर हैं। तो वह है केरल का मलप्पुरम। क्या है? मलप्पुरम जिला ऐसा है जो कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है। कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने बोला ना कि कंप्यूटर साक्षर जिला कौन हो गया है, किस जिले को कंप्यूटर साक्षर में परिपूर्ण माना गया है। तो आखिर कंप्यूटर में साक्षरता क्या कहलाती है? कंप्यूटर में किस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा? तो जो व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखता है कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, उसे ही क्या माना जाएगा? कंप्यूटर में साक्षर माना जाएगा या कंप्यूटर की साक्षरता माना जाएगा। चलिए कंप्यूटर की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे लिखने में आ जाएंगे 5 नंबर में, 3 नंबर में और 11 नंबर में, कि कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए 5 नंबर में। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, गति बहुत अधिक होती है। आप उसमें जैसे ही डेटा डालते हैं, उनको जैसे ही अनुदेश देते हैं, अब चाहे वह डेटा लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, या कितना भी बड़ा, कितना भी ज्यादा डेटा क्यों ना हो,
उसे बहुत जल्दी अनुदेशों के माध्यम से क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, उसका विश्लेषण बहुत ही तीव्र गति से कर देता है। तो ये क्या करता है, इसकी गति कैसी होती है, बहुत तीव्र होती है। चाहे आप उसे जोड़ने के लिए कहें, घटाने के लिए कहें, गुणा के लिए कहें, भाग के लिए कहें, कुछ भी निर्देश आप दें उसे बहुत तीव्र गति से क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसे कंप्यूटर प्रोसेसर की, ध्यान रखिएगा किसकी, प्रोसेसर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है। और जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो MIPS में मापी जाती है। और MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर में, MIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और क्या होता है, इसमें कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। ध्यान रखिएगा दोनों ही शब्दों में अंतर है। यहां पर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड की बात चल रही है तो वह हर्ट्ज में मापी जाएगी, और यदि कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो वह MIPS में मापी जाएगी। दूसरी विशेषता क्या है, तो यह स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है। अर्थात इस पर बैठ के आपको इसको नहीं चलाना होता, जैसे कि कार होती है, कार ऑटोमेटिक नहीं होती, कार में एक ड्राइवर होता है जो उसको चलाता है, उसको बार बार संचालित करता है, कौन सा गियर देना है, क्या देना है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में आप जैसे ही डेटा फीड करते हैं और उसको जो निर्देश दे देते हैं उस निर्देश के अनुसार वह स्वतः ही उसका विश्लेषण करने लगता है, अपना कार्य संचालित करने लगता है। तो कंप्यूटर कैसा होता है, स्वचालित होता है या ऑटोमेटिक होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अर्थात आप खुद गलती कर सकते हैं, आप 2 और 2 को जोड़ने में गलती कर सकते हैं, 3 और 5 को जोड़ने में गलती कर सकते हैं। मान लीजिए छोटी संख्या है, नहीं कर रहे हैं, यदि मैं आपको लाखों में करोड़ों में कोई संख्या दे दूं, उसका गुणा करने, भाग करने या कुछ भी चीज करने के लिए कह दूं, तो उसमें आप गलतियां कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में यदि आप निर्देश सही तरीके से देते हैं तो वह उस निर्देश के अनुसार आपको सटीक जानकारी ही उपलब्ध कराएगा, सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। अर्थात इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यह कार्य कैसे करता है, त्रुटि रहित करता है। इसकी भंडारण क्षमता जो होती है बहुत विशाल होती है। अर्थात आप इसमें कितना भी डेटा सेव करते जाओ वह डेटा उसमें सेव हो जाता है। तो इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। पहले MB में होती थी, फिर GB में होने लगी, फिर TB में होने लगी, टेराबाइट्स। तो इस तरीके से आप जितनी भी मेमोरी चाहो इसकी आप उसको बढ़ा सकते हो। तो इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करता है। इसमें आप कितना भी डेटा सेव कर देते हैं और आप कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई भी डेटा उससे पूछना चाहो कि ये चीज क्या है, मैंने सेव की थी, तो वह उस डेटा को जो उसके अंदर स्टोरेज होता है उसे बहुत तीव्र गति से आपके सामने प्रदर्शित कर देता है। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारी फाइलें रख दी जाए, है ना, एक ऑफिस का पूरा जो चिट्ठा है वो आपके सामने बहुत सारी फाइलों के रूप में रखा जाए और उसमें से पूछा जाए कि मिस्टर फलाने या मिस्टर ढिकाने का ये डेटा आप निकाल के दो, तो आपको शायद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लग भी जाएंगे। लेकिन यदि यही फाइलें आप कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर देते हैं और उससे आप बोलोगे कि मिस्टर एक्स की आप ये फाइल निकालिए, तो जैसे ही आप निर्देश देंगे और तुरंत पूरी फाइलों में से उस फाइल को निकाल के कंप्यूटर आपके सामने रख देता है। अर्थात इसकी जो भंडारित सूचनाएं होती हैं उसको तीव्र गति से प्राप्त करने में सहायता करता है, मतलब उनको बहुत तीव्र गति से प्राप्त कराता है। क्विक डिसीजन, बहुत तीव्र निर्णय लेता है। आप जो भी निर्णय लेने के लिए बोलेंगे उसमें क्या करता है, बहुत तीव्रता बरतता है। विविधता होती है इसमें। विविधता कैसे होती है, कंप्यूटर में आप गणितीय गणनाएं भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, आप मूवी भी देख सकते हैं, अर्थात बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं और अलग अलग समय पर भी कर सकते हैं। अर्थात इसमें क्या होती है, बहुत सारी विविधताएं होती हैं। पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डेटा को उसमें सेव कर दिया कि 2 + 2 हमें 4 करना है, फिर आप उसको बस क्लिक करते जाइए, उसकी पुनरावृत्ति वह जल्दी जल्दी करता जाएगा। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ यहां से लेके यहां तक टाइप किया और आपको वही पैराग्राफ बार बार चाहिए, तो आप उसको एक निर्देश देंगे और उसकी पुनरावृत्ति वह तुरंत ही सेकंडों में, मिनी सेकंडों में कर देगा। तो क्या करता है, पुनरावृत्ति कर सकता है, बहुत तीव्र गति से करता है। अगली विशेषता देख लेते हैं। कार्य में स्फूर्ति होती है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। एक रूपता के साथ साथ गोपनीयता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखता है।
उसके अंदर जो आप डेटा फीड कर देते हैं वह तब तक फीड रहता है जब तक कि आप पासवर्ड के माध्यम से या उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। यदि कंप्यूटर में आप पासवर्ड डाल देते हैं तो आपके पासवर्ड डालने के बाद ही वह कंप्यूटर उन सूचनाओं को, उन डेटाओं को आपके सामने प्रदर्शित करेगा। तो इससे क्या होती है, गोपनीयता बनी रहती है, साथ ही साथ विश्वसनीयता बनी रहती है, क्योंकि इसके कार्य में क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। तो क्या बनी रहती है, विश्वसनीयता कि इसके द्वारा जो कार्य है वो कैसा होगा, सही ही होगा। साथ ही साथ कार्य क्या है, बहुत तीव्र गति से करता है। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। यदि आपसे 5 नंबर में पूछ ली जाती हैं तो आप 5 नंबर में लिख सकते हैं, और यदि आपसे 11 नंबर में विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप इन्हीं को डिटेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। सीमाओं की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, बुद्धिहीन होता है, अर्थात इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप जिस तरीके से निर्देश इसको देंगे वह उसका पालन करता जाएगा, मतलब यह अपने मन से उस चीज को सही नहीं करेगा। मान लीजिए आपने टाइप आप कर रहे थे और आपने लिखा आपको लिखना था बुद्ध, और आपने टाइप कर दिया बुधा, तो वह खुद नहीं सोचेगा कि एक गलत शब्द है, इसको ऐसे लिखना है, वो खुद नहीं करेगा। आप जैसे भी निर्देश उसको देंगे वह उसी के अनुसार कार्य करता जाता है। अर्थात ये क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, इसमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वह चीजों को सही तरीके से नहीं जमाता है, वह नहीं सोचता है कि ये गलत लिख रहा है, सही ये है। तो क्लियर हुआ, यह इसमें क्या नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दूसरा, यह खर्चीला बहुत होता है, इसमें अलग अलग जो युक्ति होती हैं बहुत ज्यादा पैसों में आती हैं, और एक युक्ति खराब हो जाने पर यह कार्य करना बंद कर देता है जब तक कि आप वह युक्ति नहीं लगाएंगे। तो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, विद्युत की भी इसमें बहुत ज्यादा खपत होती है। वायरस का खतरा इसमें बना रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर में कार्य करते हैं और पूरे विश्व के साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से इसमें वायरस का खतरा बना रहता है, और वायरस के माध्यम से इसमें हैक होने की गुंजाइश बनी रहती है। साथ ही साथ विद्युत पर यह निर्भर होता है, अर्थात लाइट के चले जाने पर यह कार्य नहीं कर सकता। हाँ, अब कुछ इसमें सुधार हुए हैं, जैसे कि लैपटॉप नवीन इनका वर्जन आ गया है जिसमें बैटरी इंक्लूड होती है, बगैर लाइट के चल सकता है, उसको चार्ज कर लो, आप कुछ समय तक उसको चला सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, विद्युत पर निर्भर होते हैं। यदि लाइट नहीं है, जिन स्थानों पर लाइट है ही नहीं, वहां पर आप इन्हें संचालित नहीं कर सकते, इन्हें चला नहीं सकते। तो इसकी सीमाएं यदि आपसे पूछ ली जाएंगी तो आप लिख सकते हैं, एक तो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खर्चीला बहुत होता, वायरस का खतरा बना रहता है और विद्युत पर निर्भर है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहां कहां होते हैं, कहां कहां पर कंप्यूटर का हम उपयोग कर सकते हैं। तो डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है। जब आप कोई भी डेटा या अव्यवस्थित सूचनाओं के संकलन को उसमें डालते हैं, फिर आपको क्या कराना है, उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा कराना है, भाग कराना है, डबल कॉपी कराना है, क्या कराना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप कार्य करा सकते हैं, डाटा को प्रोसेस करा सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान में इंटरनेट के माध्यम से आप वेब कैमरे के माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे स्थान पर आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट को सूचना का राजमार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से सूचनाओं को इधर से उधर भेजा जाता है। एजुकेशन में कैसे, जैसे ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से विभिन्न किताबों को, विभिन्न भाषाओं में प्रिंटेड किताबों को हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी कहीं भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। लोग किसी भी क्षेत्र पर बैठकर कहीं की भी किताब को अपने कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। उनको पूरी की पूरी लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो जाती है। उसे जो भी किताब पढ़नी होती है वह वहां पर जाकर उसको पढ़ सकता है। उसे पैसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, हार्ड कॉपी में उसे लाने की जरूरत नहीं होती, बुक स्टॉल में जाने की जरूरत नहीं होती, घर बैठे ही खुद के ही कंप्यूटर पर उसे वो बुक उपलब्ध हो जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर के द्वारा गणना करने में या उनके शोध कार्यों में मदद की जाती है। बैंक में दो चीजें होती हैं, एक एटीएम का उपयोग किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा होता है ईसीएम जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस मशीन। तो इन दोनों के माध्यम से बैंक में इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन में भी इसका बहुत उपयोग होता है, जैसे कि सीटी स्कैन, ये किसके माध्यम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है।
अल्ट्रासाउंडिंग, एक्सरेज। तो ये सभी कार्य, अब तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने लगे हैं, तकनीकी के माध्यम से किए जाने लगे हैं। इसके अलावा भी रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आपको वीडियो गेम खेलना है, आपको घर बैठे ही मनोरंजन करना है, आपको मूवी देखना है, आपको कोई गेम खेलना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई न्यूज़ देखना है, कहीं की कोई घटना का पता लगाना है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वहां से कोई भी डेटा का संकलन करना है, उनको देखना है, उनको मंगवाना है, तो इन सभी में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब यदि कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग आपसे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपसे 11 नंबर में पूछ लिया जाता है तो इन्हीं को आपको डिटेल कर देना है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या प्रभाव पड़े हैं, आखिर इनसे प्रभाव क्या पड़ता है। तो कंप्यूटर का जब आप उपयोग करने लगते हैं तो हमने देखा था कि यह क्या करता है, क्विक डिसीजन लेता है, बहुत तीव्र निर्णय लेता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होगी, हमें समय की बचत होगी। जो काम बहुत सारे लोग बहुत सारे समय में कर पाते हैं, वही काम, दिमाग वाला काम कंप्यूटर मिनटों में और सेकंडों में कर देता है। तो इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। दूसरा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होने के कारण त्रुटि रहित कार्य होता है। मानो यदि कोई गणनाएं करता है, कोई डेटा का संकलन करता है, तो उसमें अवश्य ही गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और यह कार्य जैसे भी करके देता है वह त्रुटि रहित होता है। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी कार्य यदि त्रुटि रहित होगा, एक्यूरेसी पूर्ण होगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। कागज की बचत होती है, क्यों, क्योंकि सभी चीजें हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध हो जाती हैं और हमें हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कागज की भी क्या होती है, बचत होती है। कंप्यूटर के विकास की बात कर लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो अबेकस था। क्या था, अबेकस। संसार की इसे प्रथम गणना मशीन, गणक यंत्र कहा जाता है, गणना मशीन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अबेकस था क्या। तो दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने एक इस तरीके की स्लेट देखी होगी जिसमें कुछ इस तरीके के तार लगे हुए होते थे और इसमें रंग बिरंगे ऐसे बबल्स लगे होते थे, है ना, गोल गोल अलग अलग कलर के होते थे। और हम क्या करते थे, उनके माध्यम से गिनती करते थे। इनको यदि ऊपर चढ़ा देते थे, फिर नीचे कर देते थे, उसके आधार पर हम क्या करते थे, गिनतियां करते थे। तो यही जो यंत्र था, इसे क्या कहा गया था, दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा गया था, जो कि संसार का प्रथम क्या था, गणक यंत्र था। पास्कलाइन क्या थी, तो यह प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी, अर्थात तकनीकी के आधार पर। यह क्या था, यह यांत्रिक नहीं थी, इसको तो इंसान हाथों से चलाता था। लेकिन जो पास्कलाइन मशीन आई थी वह विश्व की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी, जिसका विकास 1642 ईस्वी में किया गया था। इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। क्या कहा जाता था, एडिंग मशीन भी कहा जाता था। जो डिफेंस एवं एनर्जी का इंजन था, यह एक स्वचालित मशीन थी जो पंचकार्ड के दिशा निर्देश पर कार्य करती थी। पंचकार्ड क्या होता था, कागज के ऐसे कार्ड होते थे, उनमें बहुत सारे ऐसे छेद होते थे, उनके आधार पर निर्देश दिए जाते थे और उनके आधार पर ही कार्य किए जाते थे। तो ये क्या करता था, पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करती थी। कौन सी, डिफेंस एवं एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कब किया था, 1822 ईस्वी में किया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाली बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि चार्ल्स बेबेज 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज, तो ये कौन थे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे। तो पूछा जाए यदि कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। लेडी एडा अगस्टा, ये दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर थी, इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था। तो दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन थी, लेडी एडा अगस्टा थी। इन्होंने बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किया था। बाइनरी प्रणाली क्या होती है, तो कंप्यूटर जिस भाषा में काम करता है उसे बाइनरी भाषा कहते हैं, और यह है 0 और 1 पर कार्य करता है। इसे ऑन और ऑफ भी कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो किसको समझता है, सिर्फ 0 और 1 को समझता है। जितने भी निर्देश स्वीकार करता है वह बाइनरी अंकों में ही करता है, 0 और 1 में ही करता है। फिर बाद में अलग अलग भाषाओं के ट्रांसलेटर के माध्यम से उसे अलग अलग भाषाओं में परिवर्तित किया जाता है। डॉक्टर वॉन न्यूमैन, यह डाटा एवं अनुदेशों दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित किया था।
तो डॉक्टर वान न्यूमैन जो थे उन्होंने डाटा को और अनुदेशों को दोनों को ही बाइनरी प्रणाली में 0 और 1 में संग्रहित करने वाली डिवाइस बनाई थी। जॉन वर्डीन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रिटेन, ये तीनों ब्रिटेन के थे। इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और कब किया था? 1947 में किया था। और ट्रांजिस्टर के आविष्कार से इस कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। धीरे धीरे कंप्यूटरों के आकार जो बड़े हुआ करते थे वो धीरे धीरे छोटे होने लगे थे। जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया था। आईसी चिप जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका आविष्कार 1958 में किया गया था। यह चिप अर्धचालक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और वो कौन कौन से पदार्थ हैं? तो वह हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यदि आपसे आईसी चिप पूछ ली जाए तो आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका आविष्कार 1958 में किया गया था। और यह अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से थे? तो सिलिका और जर्मेनियम। क्लियर हुआ? इनको हम आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं के तो उपयोग से कंप्यूटर के आकार फिर धीरे धीरे छोटे होने लगे। आप देखेंगे कि सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो वह कमरों जितने बड़े हुआ करते थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, हम आगे जाके जब कंप्यूटर की पीढ़ी का अध्ययन करेंगे, जनरेशन का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह कमरों के आकार के हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, जो कि निर्वात ट्यूब पर चलते थे। फिर धीरे धीरे इनकी जो प्रोसेसिंग करने वाली क्षमता होती है उनमें परिवर्तन किया जाता है। फिर ट्रांजिस्टर आते हैं, आईसी चिप आती हैं और उनके माध्यम से इनके आकार कैसे होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। और आप वर्तमान कंप्यूटरों को देखिए, आपके मोबाइल में कंप्यूटर होता है, आपके टैबलेट में कंप्यूटर होता है, आपके पीसी में कंप्यूटर होता है, आपके लैपटॉप में कंप्यूटर होते हैं, आपका पैमटॉप में कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर का आकार क्या हो रहा है? बहुत छोटा होता जा रहा है। मार्क फर्स्ट, यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन थी। क्या थी यह? विश्व की प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन, अर्थात यह स्वचालित थी, स्वयं ही कार्य कर सकती थी। इसका आविष्कार आईबीएम कंपनी, कौन सी थी? इसका फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस नामक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा, आईबीएम का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि मार्क फर्स्ट जो था, जो विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन थी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? आईबीएम ने, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एबीसी, एबीसी क्या था? ये एडनस ऑफ वेरी कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। एबीसी क्या था? एडनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर का प्रकार पढ़ेंगे तो आगे जाके आप देखेंगे कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो इसी में जो डिजिटल कंप्यूटर है, उसका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? एबीसी था। इसका फुल फॉर्म था एडनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। एनिएक, एनिएक क्या था? यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था, सब कार्य इसके इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से होते थे। फिर एडवेक आया और फिर आया यूनिवैक। यूनिवैक व्यापार एवं अन्य सामान्य कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर? प्रथम कंप्यूटर था। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1954 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1970 में किस कंपनी ने किया था? इंटेल कंपनी ने किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे पहले इसका उपयोग, इसका निर्माण किसने किया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था। प्रथम जो प्रोसेसर था इंटेल का वो 4004 था। कौन सा था? 4004। माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि इंटेल है, कंपनियां हैं, इंटेल है, पेंटियम है, सेलेरॉन है, एएमडी है। ध्यान रखिए यहां बिंदु है, एएमडी है। तो ये क्या है? ब्रांड है, ये कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? इंटेल है, पेंटियम है, सेलेरॉन है और एएमडी है। एप्पल द्वितीय, एप्पल द्वितीय क्या है? यदि 3 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाए एप्पल सेकंड, तो यह प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है, बहुत छोटा कंप्यूटर है जो कि व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग में लाया गया था। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है वह इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अगले वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे, कंप्यूटर के प्रकारों की बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज में, अगली वीडियो में, अगले नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।